हाय एवरीवन। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। टीजीटी के क्रैश कोर्स के अगले सेशन में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने न्यू क्लासेस तक बात कर ली थी और इस सेशन की जो शुरुआत होगी वो हम करेंगे नॉवेल से। ठीक है। अगर आपने पिछले सेशंस नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लीजिए। हमारे चैनल पर आपकी टीजीटी के क्रैश कोर्स की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें 7 वीडियोस अब तक लिटरेरी टर्म्स और फिगर्स ऑफ स्पीच के अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। द टर्म नॉवेल इज डिराइव्ड फ्रॉम इटालियन वर्ड नोवेला। करेंगे जो नॉवेल वर्ड है ना, ये नोवेला वर्ड से लिया गया है जो कि कौन कैसा है, इटालियन है। ठीक है, ध्यान रखना है कि इटालियन वर्ड नोवेला से नॉवेल को लिया गया है। ये आपके मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता है। द स्पेनिश टर्म फॉर द नॉवेल इज नोवेला। और जो स्पेनिश टर्म है वो नोवेला है, इसमें डबल एल है और इसमें सिंगल एल है। ठीक है। द फ्रेंच टर्म इज नोवेले। और जो फ्रेंच टर्म है वो नोवेले है। 3 तरह की टर्म है। इट इज़ अ प्रोज नरेटिव मीन्ड फॉर रीडिंग नॉट फॉर इनएक्टिंग। करें कि ये एक प्रोज नरेटिव है जिसे ख़ास तौर पे पढ़ने के लिए लिखा जाता है, ना कि इनएक्टिंग यानी परफॉर्म करने के लिए या एक्टिंग करने के लिए। इट इज़ अ पॉकेट थिएटर। इसे पॉकेट थिएटर भी कहते हैं। विथ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ प्ले। इसमें प्ले के सारे आप एलिमेंट्स आपको मिलेंगे एक्सेप्ट विजुअल, विजुअल की अलावा। टू मेयरडेथ इट इज़ अ समरी ऑफ एक्चुअल लाइफ वाइल टू प्रिस्टली। यानी जो मेयरडेथ है ना, इसे कहते हैं कि ये वास्तविक जीवन की समरी है। और जो आपके प्रिस्टली हैं ये कहते हैं इट इज़ नरेटिव इन प्रोज। ये एक प्रोज में नरेटिव है। ट्रीटिंग चीफली ऑफ इमेजिनरी कैरेक्टर एंड इवेंट्स, जो कि मुख्य रूप से इमेजिनरी कैरेक्टर और इवेंट्स यानी कैरेक्टर्स को और इवेंट्स को क्या करता है, ट्रीट करता है। ठीक है, ये प्रोज का नरेटिव है। किसके हिसाब से, प्रिस्टली के हिसाब से। इन कंटेम्परेरी प्रैक्टिस अ नॉवल विल बिटवीन 60 to 70,000 वर्ड्स एंड 2 लाख वर्ड्स। यानी 60 से 70 हज़ार शब्दों से लेकर के 2 लाख शब्दों तक वो पूरी नॉवेल जो है वो हो सकती है। ठीक है, सब इम्पोर्टेंट नॉवेल देख लेते हैं। ओलिवर गोल्ड स्मिथ की नॉवेल है द विकार ऑफ वेकफील्ड। नाम ध्यान रखिएगा। 1 नंबर का एक क्वेश्चन इस तरह से भी कोई एक वर्क दिया होता है, उसके राइटर को पूछ लिया जाता है। ठीक है, यह राइटर का नाम दिया होगा और 4 वर्क दे दिए जाएंगे, उसमें भी आपको ये मिल सकते हैं। आगे देखेंगे हेनरी फील्डिंग का वर्क, टॉम जोन्स। सर वॉल्टर स्कॉट का वर्क, आइवन हो, गाय मेनरिंग, केनिलवर्थ और द ब्राइड ऑफ लेमरमूर। ठीक है, नेक्स्ट देखें जैन एस्टन का वर्क, प्राइड एंड प्रेजुडाइस। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा अच्छे से। प्राइड एंड प्रेजुडाइस। एमा, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। परसुएशन। ठीक, तो ये बल्कि आप चारों को अच्छे से नोट करके याद कर लीजिए, लिख लीजिए, रख लीजिए। चार्ल्स डिकेंस का वर्क, पिकविक पेपर्स। ये आपका एलटी ग्रेड में पूछा गया था अभी कि पहला नॉवेल कौन सा है चार्ल्स डिकेंस का, तो वो कौन सा है, पिकविक पेपर्स है। डेविड कॉपरफील्ड भी इनका एक नॉवेल है। अ टेल ऑफ टू सिटीज़ भी इन्हीं का नॉवेल है। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ये हमारे एलटी ग्रेड के सिलेबस में भी है नॉवेल है। हार्ड टाइम्स नॉवेल है। और ओलिवर ट्विस्ट, बहुत मशहूर ओलिवर ट्विस्ट एक नॉवेल है इनका। तो ये सारे नाम इनको आपको ध्यान रखने हैं इनके। डब्ल्यू एम ठाकरे। ये ठाकरे ये अपने हिसाब से ठीक है। वेनिटी फेयर इनका एक नॉवेल है। जॉर्ज मेरेडिथ का वर्क है द इगोइस्ट। शेरलॉट ब्रोंटे का जेन आयर और द प्रोफेसर। मतलब ये 2 वर्क हैं इनके। एमिली ब्रोंट का वर्क है वुदरिंग हाइट्स। और जॉर्ज इलियट, एडम बीड, द मिल ऑन द फ्लॉस, मिडिल मार्च। ये आपके किसके वर्क हैं, जॉर्ज इलियट के। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्क हैं, आपके पेपर के हिसाब से ही दिए हैं इसमें। आर एल स्टीनवेंसन की बात कर लें तो ट्रेजर आइलैंड और किडनैप्ड, ये इनके 2 नॉवेल है। मिसेस एलिजाबेथ गैस्किल क्रेनफोर्ड, ये इनका नॉवेल है। चार्ल्स रीड, द क्लॉइस्टर एंड द हार्थ, ये इनका नॉवेल है। थॉमस हार्डी में आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट नॉवेलिस्ट में से एक, थॉमस हार्डी। पहली देखिए
डेस्परेट रेमेडीज द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, ये आपका एलटी ग्रेड का वर्क है, मतलब जो सिलेबस में है आपके। द रिटर्न ऑफ द नेटिव, टेस्ट ऑफ डी अर्बर विलिस, जूड द ऑब्सकर, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अ पेयर ऑफ ब्लू आइज अंडर द ग्रीन ट्री, इसको भी याद रखिएगा। फार फ्रॉम मेडिंग क्राउड, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है टीजीटी में कि फार फ्रॉम मेडिंग क्राउड का जो टाइटल है ना वो कहाँ से लिया गया, तो आप बता देंगे कि थॉमस ग्रे की इलेजी, इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड से इसको लिया गया है। ठीक है भाई। चलिए, एच जी वेल्स, ये अपने साइंस फिक्शन के लिए फेमस है। द टाइम मशीन जैसे इनका वर्क है। किप्स है, टोनो बंगे, जोसेफ कॉनराड आ गए यहाँ पे, तो उनका वर्क देख लीजिए। हार्ट ऑफ डार्कनेस जी, ये आपके कॉलोनियल राइटर हैं, इन्होंने बड़ा बढ़ा चढ़ा करके बताया है कॉलोनाइजर्स को जो राज करने वाले थे। नाइजर ऑफ द नार्सिसस, ये इनका एक वर्क है। इन्हीं के जवाब में चिनुआ शेबे ने थिंग्स फॉल अपार्ट लिखी, और उन्होंने बताया, ये जैसे उन्होंने दावा किया कि जो गोरे लोग हैं ना वो इसलिए गुलाम बनाते थे लोगों को कि क्योंकि उनको पर ये जिम्मेदारी थी कि वो उनको सभ्य बनाएं। जहाँ सभ्य थे, सभ्यता थी नहीं उनके पास, संस्कृति थी नहीं उनके पास। तो चिनुआ शेबे ने बताया है थिंग्स फॉल अपार्ट में कि इग्बो जो इनकी सोसाइटी थी आपकी अफ्रीका की, जब वहाँ ये गोरे पहुँचते हैं ना तो उनकी जो भी संस्कृति और उनकी मान्यताएं, उनका विश्वास, सब कुछ अस्त व्यस्त कर देते हैं। मतलब उन्होंने दिखाया कि संस्कृति भी थी, भाषा भी थी, सभ्यता भी थी, सब कुछ। ये जो बताते हैं कि हम सभ्यता बनाते हैं जा करके, इनसे उल्टा काम है, ये सभ्यता को बिगाड़ते हैं जा करके। रुडयार्ड किपलिंग, इन्होंने लिखा है किम और द जंगल बुक, ये आपका वही है मोगली वाली। वर्जीनिया वुल्फ में आ जाइए, इंपॉर्टेंट राइटर, इनके वर्क्स भी टू द लाइट हाउस, द वेव्स और मिसेस डालोवे, ये आपका मिसेस डालोवे जो है आपका एलटी ग्रेड में है। ये टीजीटी में इनसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं ना, इसलिए आपको इतना सब बताया जा रहा है मेहनत करके। जेम्स जॉयस, यूलिसेस इन्होंने लिखा है, नॉवेल है। पोर्ट्रेट ऑफ द अथेइस्ट एज अ यंग मैन, ये भी इनका नॉवेल है। ईएम फॉस्टर की बात करें तो अ पैसेज टू इंडिया, ये भी नॉवेल है। समरसेट मॉम की बात करें या मॉघम इसको पढ़ते हैं, तो ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज एंड केक्स एंड एल, केक्स एंड एल, ये एक इनका वर्क है, ये भी इंपॉर्टेंट है। डीएच लॉरेंस, लेडी शैटरलीज लवर्स, शैटरली भी पढ़ सकते हैं। द रेनबो, सन्स एंड लवर्स, ये थोड़ा सा, ये जो वर्क है ना इनका, ये इन्होंने इसमें इडिपस कॉम्प्लेक्स को दिखाया है जिससे हेमलेट ग्रसित था। और कंगारू और वमेन इन लव, ये इनकी नॉवेल है। ऑल्डस एक्सले, ब्रेव न्यू वर्ल्ड, पॉइंट काउंटर पॉइंट, ठीक है। ब्रेव न्यू वर्ल्ड किसका है, ऑल्डस एक्सले का, ये भी इंपॉर्टेंट वर्क है। पॉइंट काउंटर पॉइंट, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके नॉवेल हो गए जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। नॉवेलेट की बात कर लीजिए तो इट इज़ अ वर्क ऑफ फिक्शन विच इज शॉर्टर, ये एक फिक्शनल वर्क है जो कि शॉर्टर होता है, छोटा होता है देन अ नॉवेल, किसी नॉवेल से, ठीक है। शॉर्टर देन अ नॉवेल, वो क्या कहलाएगा आपका, नॉवेलेट। बट लॉन्गर देन अ शॉर्ट स्टोरी, लेकिन ये शॉर्ट स्टोरी से थोड़ा सा बड़ा होता है वर्क, ठीक है। शब्दों की ही जंग है, टाइप वही है नॉवेल का। ओड क्या है देखिए, एन ओड इज, ओड जो है इज इज अ लिरिक, एक गीत होता है इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस, एक एड्रेस के रूप में। डिग्निफाइड इन थीम, जो थीम उसकी बहुत ज़बरदस्त डिग्निफाइड होती है। फीलिंग, स्टाइल एंड टोन, ये सारी चीज़ें इसमें आपको बिल्कुल अलग दिखाई देंगी और पोइट्रीज से और पोएम्स से। फीलिंग और थीम और स्टाइल और टोन, ये सारी इसकी डिग्निफाइड आपको मिलेंगी देखने को। इन एंशियंट ग्रीस इट वाज सung बाय नंबर ऑफ पीपल इन पब्लिक ऑन सम इम्पोर्टेंट ओकेजन, करेंगे अगर आप इसके ओरिजिन में चलिए तो जब ग्रीस में ये शुरू में गाई जाती थी तो किसके द्वारा, लोगों के द्वारा, जब कोई इंपॉर्टेंट ओकेजन अवसर होता था। इट एक्सप्रेसेस द फीलिंग्स ऑफ अ होल नेशन और ट्राइब, ये पूरे नेशन या किसी एक कबीले या देश की भावनाओं को प्रकट करती है। इट हैज़ 3 मूवमेंट्स, इसमें 3 मूवमेंट होते हैं। पहला है स्ट्रॉफी, फिर है एंटी स्ट्रॉफी और क्या है, इपॉड है, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। द सिंगर्स
जो कि कोरस होते कहलाते हैं, मूव टू वन साइड, एक तरफ को चल देते हैं, ड्यूरिंग द स्ट्रोफी स्ट्रोफी के दौरान, और बैकवर्ड चलते हैं ड्यूरिंग द एंटी स्ट्रोफी, जब एंटी स्ट्रोफी गाया जाता है तो बैक आ जाते हैं। एंड स्टैंड स्टिल, और जब इपॉड गाया जाता है, जब इपॉड गाया जाता है तो शांत एक जगह पर खड़े रहते हैं, शांत नहीं मतलब एक जगह पे बिना हिले डुले खड़े होते हैं, ये स्टिल का मतलब है। दिस इज नोन एज पिंडारिक ओड, इसी को हम पिंडारिक ओड कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? पिंडारिक ओड कहते हैं। ठीक, चलिए अनादर टाइप देख लेते हैं। अनादर टाइप ऑफ ओड इज होरेशियन, जो दूसरा टाइप है वो कौन सा है? होरेशियन। अभी जो अपन ने बात करी वो है पिंडारिक। ठीक है। द मॉडर्न ओड इज द लिरिक विथ अ हाई लेवल ऑफ इमोशंस एंड इमेजिनेशन, और जो मॉडर्न ओड है ना, वो एक गीत है विथ अ हाई लेवल ऑफ इमोशन, जिसमें भावनाएं बहुत हाई लेवल की, और जो इमेजिनेशन है वो भी हाई लेवल। वो सीरियस भी होती है एंड इवन एग्जॉल्टेड इन मूड, और मूड में अगर कहें तो वो एग्जॉल्टेड होती है, और लैंग्वेज भी उसकी एलिवेटेड होती है, एग्जॉल्टेड होती है। ठीक है। दस इस प्रकार से एन ओड इज अ लिरिक, जो ओड है वो एक गीत है विद हाई लेवल ऑफ इमोशन एंड इमेजिनेशन। इसमें जो आपका लेवल रहेगा ना इमोशन इमेजिनेशन का, वो कैसा रहेगा? हाई रहेगा, सीरियस रहेगा, एंड इवन एग्जॉल्टेड एलिवेटेड रहेगा इन मूड एंड लैंग्वेज। ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल ग्रेज की, या थॉमस ग्रे की, जो दो हैं आपकी, प्रोग्रेस ऑफ पॉइजी और द बार्ड। शैली की ओर देखेंगे तो ओ टू द वेस्ट विंड है। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखिए, वर्ड्सवर्थ ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी और ओड टू ड्यूटी। ठीक है। किड्स ओड ऑन ग्रेशियनर, ये आपके एल्टी ग्रेड में है। ओड टू अ नाइटिंगेल, ये भी आपके एल्टी ग्रेड में है। इंपॉर्टेंट हैं सभी जितने एग्जाम्पल हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। टेनिसंस वर्जिल टू वर्जिल एंड ओड ऑन द डेथ ऑफ ड्यूक ऑफ विलिंगटन, ये इनकी दो ओड है। कॉलरिज की ओड डिजेक्शन, उसमें आगे लिखा ही है कि एक ओड है। मिल्टन ओड ऑन द नेटिविटी ऑफ क्राइस्ट। ठीक है। चलिए आगे देखिए, कॉलिंस ओड टू इवनिंग, और ये आपकी कॉलिंस की है ओड टू इवनिंग। अब आ जाते हैं इडिपस कॉम्प्लेक्स, जिसकी अभी अपन ने बात करी थी, जो अपन को एक अभी वर्क देखने को मिलेगा, लवर्स एंड सन्स, सन्स एंड लवर्स। तो इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ मेल्स हु हैव अ डिजायर टू possesses द मदर सेक्सुअली। तो इसमें क्या होता है कि एक तरह की पुरुषों की बीमारी है, जो अपनी मदर्स की तरफ अपना लगाव लगाव रखते हैं। व्हेन इट रिमेन्स अनरिजॉल्व्ड, और जब ये अनरिजॉल्व रह जाता है तो इट इज कंसीव्ड एज अ सोर्स ऑफ एडल्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। कह रहे हैं कि ये एक तरह से एडल्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी होता है जब ये अनरिजॉल्व रह जाता है, तो इसे माना जाता है फिर सोर्स ऑफ। कैसी कैसी वर्डिंग दे देते हैं लोग। चलिए खैर, ये देखिए दिया है, D.H. लॉरेंस का वर्क है सन्स एंड लवर्स। आगे आइए पैथेटिक फैलेसी की बात करेंगे। द फैलेसी ऑफ एट्रीब्यूटिंग ह्यूमन फीलिंग्स, करेंगे जब आप ह्यूमन फीलिंग्स को एट्रीब्यूट कर दें किनको 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 ऊपर, इन इन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स के तरफ, या आप किसी निर्जीव को सजीव मान लें। ठीक है। तो वो क्या कहलाएगी? पैथेटिक फैलेसी, ये दिया हुआ इज नोन एज पैथेटिक फैलेसी। ठीक है। द फ्रेंडली सन इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैथेटिक फैलेसी। ठीक है। तो बड़ा आसान सा है कि जब आप किसी इनएनिमेट थिंग को फीलिंग्स दे दें ह्यूमंस की, तो वो आपकी पैथेटिक फैलेसी कहलाती है। ठीक है भाई। चलिए अब आज गए हैं अपन पोइट्री में, इसकी बात करेंगे। पोइट्री इज म्यूजिकल थॉट, कौन बोला? कार्लाइल। पोइट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ thoughtful feelings and it takes its origin from emotions recollected in tranquility, ये आपके वर्ड्सवर्थ ने कहा है। पोइट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इतना भी आप ध्यान रख सकते हैं, ये भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है। और पोइट्री इज म्यूजिकल थॉट, ये आपके कार्लाइल ने कहा है। आगे देखेंगे, पोइट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, पोइट्री जो है वो जिंदगी का क्रिटिसिज्म है।
बाय द लॉज ऑफ पोइटिक ट्रुथ, जिसमें पोइटिक ट्रुथ के द्वारा एंड पोइटिक ब्यूटी के द्वारा, यानी पोइटिक ट्रुथ और पोइटिक ब्यूटी के द्वारा जब हम जीवन को क्रिटिसाइज करते हैं, उसका क्रिटिसिज्म करते हैं, तो वो पोइट्री कहलाती है। ये मैथ्यू आर्नोल्ड का मानना है। पोइट्री कितने तरह की होती है? पोइट्री इज ऑफ टू काइंड्स, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। लिरिक्स, एलेजीज, सोनेट्स, ओड्स आर इन द कैटेगरी ऑफ सब्जेक्टिव पोइट्री। ठीक है, कि जैसे लिरिक हो गया या इलेजी हो गई, सोनेट हो गई या ओड हो गई, सब्जेक्टिव कहलाएंगी। और जबकि आप एपिक की बात करिए, बैलेट की बात करिए, ड्रामेटिक या नरेटिव पोइट्री की बात करिए, तो कम इन द कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्टिव पोइट्री। ये डिवीज़न आप ध्यान रख लीजिए। ये तीन हो गए और एक और मिला लीजिए, ये सब्जेक्टिव पोइट्री में आएंगे। और आपकी जो यहाँ से एपिक से लेकर बैलेड और ड्रामेटिक या नरेटिव जो पोइट्री रहेगी, वो सारी ऑब्जेक्टिव पोइट्री में आएगी। ठीक है। प्रॉब्लम प्ले। प्रॉब्लम प्ले क्या होता है? दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय सिडनी ग्रंडी। इस टर्म को सिडनी ग्रंडी ने कॉइन किया था। ये ध्यान रखिएगा कि प्रॉब्लम प्ले का जो टर्म है वो किसने दिया था? सिडनी ग्रंडी ने दिया था। ही यूज्ड इट, उन्होंने इसका यूज़ किया है इन रिलेशन टू द इंटेलेक्चुअल ड्रामा ऑफ 1890s। करेंगे जो 1890 के इंटेलेक्चुअल ड्रामास थे उनके संबंध में इन्होंने इसका यूज़ किया कि उस टाइम जो प्लेज लिखे गए वो प्रॉब्लम प्ले हैं। द ड्रामा फोकस्ड ऑन प्रॉब्लम्स, ये जो ड्रामा है प्रॉब्लम पर फोकस करता है। इन द वर्ड्स ऑफ शॉ, अगर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की बात करें तो वो क्या कहते हैं इस बारे में? अ प्रॉब्लम प्ले इज द प्रेजेंटेशन ऑफ द कन्फ्लिक्ट, वो संघर्ष को दर्शाने वाला है, दर्शाता है, बिटवीन मैंस विल, इंसान की इच्छा, एंड हिज एनवायरनमेंट, और उसके वातावरण के बीच में। ठीक है। इब्सन, शॉ एंड गाल्सवर्दी, ये सारे आपके प्रॉब्लम प्ले लिखने वाले राइटर्स। ठीक है, इनका भी नाम आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो ये जो है यार फेमस फॉर राइटिंग प्रॉब्लम प्लेस कौन कौन है भाई? इब्सन हो गए, और ये शॉ हो गए, और गाल्सवर्दी हो गए। प्रोज क्या है? यहाँ से पैराग्राफ चेंज होगा। प्रोज को देखिए, प्रोज इज द लैंग्वेज ऑफ एग्जैक्ट थिंकिंग एंड एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन विद अनराइम्ड लाइन्स। यानी जो प्रोज है ना, जो आप सोचते हैं या जो आप डिस्क्राइब करते हैं ना, बिल्कुल वो उसका ओरिजिनल, उसकी ओरिजिनल भाषा है। और वो भाषा कैसी है? जो अनराइम है, यानी उसमें राइम नहीं है। अगर राइम हो गई तो मतलब वो पोइट्री हो जाएगी। ठीक है। प्रोटागोनिस्ट, ये वर्ड अपन किसके लिए यूज करते हैं? हीरो के लिए। आप प्रोटागोनिस्ट इज द लीडिंग कैरेक्टर इन अ ड्रामा, वो जो ये प्रोटागोनिस्ट है वो किसी ड्रामा का लीडिंग कैरेक्टर होता है। साइकोलॉजिकल नॉवेल क्या होती है? साइकोलॉजिकल नॉवेल इज कंसर्न्ड विथ इनर लिव्स ऑफ कैरेक्टर रादर देन विद द इंट्रिकेसीज ऑफ प्लॉट। ये जो कह रहे हैं आपकी, इसको थोड़ा सा और, साइकोलॉजिकल नॉवेल जो है ना, इस कंसर्न, संबंधित है विद द इनर लिव्स ऑफ कैरेक्टर, जो भी कैरेक्टर उसमें होगा उसकी इनर लिव्स के ऊपर, कि वो अंदर उसके क्या चल रहा है दिमाग में, दिल में, रादर देन विद द इंट्रिकेसीज ऑफ प्लॉट, प्लॉट की इंट्रिकेसीज के बजाय। ठीक है। चलिए, तो नॉवेल से शुरू किया था और नॉवेल पे ही अपन रुक रहे हैं। कल अपन रीजनलिज्म में बात करेंगे। तो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप टीजीटी के साथ साथ एलटी मेंस में भी लगे हुए हैं तो इसकी भी एलटी ग्रेड मेंस राइटिंग के लिए भी हमने प्लेलिस्ट बना रखी है और डेली उसमें वीडियोस आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी प्लेलिस्ट है उनसे पूरा फ़ायदा उठाइए। ठीक है। और उसका जो आपको पीडीएफ है ना, वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, और टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन वो आपको इस वीडियो लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है भाई। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।